हेलो स्टूडेंट, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। बेटा हम कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर और उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? जब आप किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हो तो सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट किसी स्पेसिफाइड सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, उसे उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब जो ये सॉल्युबिलिटी है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और हमारा जो पहला फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है? नेचर पर डिपेंड करती है। नेचर ऑफ सॉल्यूट की नेचर पर भी डिपेंड करती है और सॉल्वेंट के नेचर पर भी डिपेंड करती है। दूसरी बात कि टेम्परेचर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन केस ऑफ सॉल्युबिलिटी। और अगला फैक्टर है हमारा प्रेशर। जो सॉल्युबिलिटी होती है वो प्रेशर पर भी डिपेंड करती है। तो हम सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे किसकी? सॉलिड की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी को पढ़ेंगे और गैस की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी को पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में जब सॉल्युबल होते हैं तो एक्चुअली होता क्या है। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक सॉल्यूट है ए और एक सॉल्वेंट है बी, राइट? तो सॉल्यूट के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, तो आप कह सकते हो कि वो सॉल्यूट के पार्टिकल एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में होंगे ना, एक दूसरे के साथ किसी बॉन्ड से बंधे हुए होंगे, इंटरेक्टेड होंगे। उधर जो सॉल्वेंट है वहां पर भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होगा। तो मैं कह सकती हूँ कि इसे ए इंटरेक्शन कह देती हूँ, इसे बी इंटरेक्शन कह देती हूँ। अब आपने क्या किया? सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर बेटा डिसॉल्व किया, मिलाया। तो हुआ क्या यहाँ पे? तो जब ए को आपने बी के अंदर डाला तो इन दोनों ने मिलकर एक सॉल्यूशन बना दिया जहां पर ए पार्टिकल और बी पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है भाई? इनमें आपस में इंटरेक्शन था सॉल्यूट के सॉल्यूट पार्टिकल में, जिसे मैं कह रही हूं ए इंटरेक्शन। सॉल्वेंट के पार्टिकल में भी इंटरेक्शन था आपस में, बी इंटरेक्शन। जब इन दोनों को मिला दिया तो एक नया इंटरेक्शन डेवलप हुआ जिसे हम कह रहे हैं ए बी इंटरेक्शन, राइट? ये जो ए बी इंटरेक्शन है, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल एक दूसरे के साथ आकर जो इंटरेक्ट करे हैं, जो बंधे हैं, अगर ये दो तरीके हो सकते हैं यहाँ पे। अगर ये ए बी इंटरेक्शन इतना अच्छा बॉन्ड बना ले या आपस में, किससे अच्छा बना ले? कि जो इनका प्रीवियस बॉन्ड था बी बी और ए इंटरेक्शन से अच्छा बॉन्ड अगर इनका बन रहा है। कहने का मतलब है कि ए की आपस में एक बॉन्डिंग थी, बी की आपस में बॉन्डिंग थी, लेकिन जब ए और बी को आपने मिलाया तो उनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई कि जो उनकी पास्ट वाली बॉन्डिंग थी ना, उससे ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो गई। ठीक है? तो जो उनकी प्रेजेंट बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनने की वजह से इट इज ए एनर्जेटिकली क्या है? फेवरेबल होगी। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, जब भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, स्टेबल इंटरेक्शन होता है, तो बेटा वहां पर एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो ये वाला जो कंडीशन आएगी, यहाँ पर जो डेल्टा एच होगा वो लेस देन 0 होगा, यानी कि जो रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मिक होगी। यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। ये सॉल्युबिलिटी होने पर, सॉल्युबल होने पर जो सॉल्यूशन बना ये स्टेबल सॉल्यूशन बना, क्योंकि यहाँ पर इंटरेक्शन बहुत अच्छा हुआ। अगर मैं नेक्स्ट कैटेगरी की बात करूं कि ए बी जो इंटरेक्शन है, जो अब फाइनल इंटरेक्शन बना है, वो कम है किससे? ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन से। तो कहने का मतलब है कि जो ए की अपनी बॉन्डिंग थी, जो बी की अपनी बॉन्डिंग थी, अब जो ये ए बी की बॉन्डिंग है इतनी अच्छी नहीं है। उनकी अपने फैमिली मेंबर से बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन जब आपने ए और बी को मिलाया तो उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं हुई। तो ये एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है। तो इस केस में डेल्टा एच क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा और रिएक्शन बेटा कैसी होगी? एंडोथर्मिक होगी। तो ये हमने बात की कि किस तरह से इंटरेक्शन होता है जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डालते हो। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आप सॉलिड को
अगर आपका सॉल्यूट सॉलिड है, आप सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिला रहे हो, लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर मिला रहे हो, तो क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं सॉलिबिलिटी को, और उसके बाद गैस की बात करेंगे कि गैस कैसे सॉल्युबल होती है किसी लिक्विड के अंदर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. देखिए, अब कहानी वही रहेगी कि आपने सॉलिड के पार्टिकल को, जो आप ए मान लो या बी मान लो, उसका सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन होगा. अगर इंटरेक्शन बहुत अच्छा हुआ तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, और अगर अच्छा नहीं है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी. अगर मैं फैक्टर की बात करूं इस केस में, जब आप किसी सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हो तो पहली बात क्या आती है कि अगर आपका जो सॉल्यूट है, जो आप डिसॉल्व करने जा रहे हो, जो सॉल्यूट है, अगर वो पोलर है, इफ यू हैव पोलर सॉल्यूट, तो बेटा ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है. पोलर सॉल्यूट किसके अंदर डिसॉल्व होगा? पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा. अगर आपके पास नॉन पोलर सॉल्यूट है, इफ यू हैव नॉन पोलर सॉल्यूट, तो ये किस में डिसॉल्व होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा. आप ये कह सकते हैं कि जैसे NaCl इज अ पोलर सॉल्यूट, तो ये वाटर के अंदर बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, बिकॉज वाटर इज ऑल्सो ए पोलर कंपाउंड, है ना. और अगर आपके पास I2 है, एक नॉन पोलर सॉल्यूट है, तो ये किसके अंदर? नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, इनके अंदर बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो सकता है. तो कह सकते हैं हम यहाँ पे लाइक डिसॉल्व्स लाइक. यहाँ पर क्या लाइन आई? लाइक डिसॉल्व्स लाइक. तो जैसी नेचर सॉल्यूट की होगी वैसी ही नेचर सॉल्वेंट की होनी चाहिए, तभी अच्छा इंटरेक्शन बनेगा, तभी सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी होगी. ये बात क्लियर हो गई. नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात हमने कर ली. अब हम बात करेंगे टेम्परेचर की. ये पहला जो हमारा फैक्टर था, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. नाउ वी विल टॉक अबाउट टेम्परेचर. टेम्परेचर की बात करते हैं. देखिए, जब आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिलाया तो एक रिएक्शन कह सकते हैं हम इसे, और क्या हुआ? सॉल्युबिलिटी, सॉल्यूशन बन गया. क्या हुआ? सॉल्यूशन बन गया. जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो तो वो डिसॉल्व हुए जा रहा है, डिसॉल्व हुए जा रहा है. एक कंडीशन ये आएगी कि अब और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो पाएगा उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब अगर आपको और डिसॉल्व करना है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ाकर अगर वो डिसॉल्व हो रहा है तो उस कंडीशन को कहते हैं बेटा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ये मैं प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं. चलिए बात करते हैं कि जब आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिलाया और सॉल्यूशन बना, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा. देखिए, कोई आयनिक सॉलिड्स के साथ में एक एग्जांपल स्टार्ट करती हूँ. आयनिक सॉलिड है, ठीक है. आयनिक सॉलिड को जैसे ही आपने कहाँ डाला? सॉल्वेंट के अंदर डाला, तो वो आयंस में टूट जाता है. किस में टूट जाता है? आयंस में टूट जाता है. अब आयन पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे, ठीक है. अगर मैं NaCl की बात करूं तो Na पॉजिटिव होगा, वहां पर Cl नेगेटिव होगा. अब ये जो आयन होंगे, और मान लीजिए जो आपका सॉल्वेंट है वो वाटर है, तो वाटर मैंने क्या कहा, कैसा होता है? पोलर होता है नेचर में. और अगर मेरे पास केटायन है तो उसको कौन कवर करेगा? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल. आपको भी ये पता है ना, वाटर इज अ पोलर इन नेचर बिकॉज ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर एंड इट अट्रैक्ट्स दीज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट, ठीक है. तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कंपाउंड के अंदर एक पोलैरिटी आ जाती है, इसीलिए वाटर को हम क्या कहते हैं? पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं. अब ये जो पॉजिटिव है इसकी तरफ अट्रैक्ट कौन होगा? नेगेटिव पोल अट्रैक्ट होगा वाटर का, तो ये इसको ऐसे सराउंड कर लेगा, ऐसे सराउंड कर लेगा. इसे कहते हैं बेटा हाइड्रेशन हो जाएगा. क्या हो जाएगा? हाइड्रेशन हो जाएगा, राइट. और अगर नेगेटिव होगा तो उसको कैसे सराउंड करेंगे? उसको पॉजिटिव वाले सराउंड करेंगे, यानी कि हाइड्रोजन सराउंड करेगी. ये बात समझ में आ रही है?
इस तरह से क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, आयनिक सॉलिड आयंस में टूटा, तो इसका मतलब वहां पर आपने कोई एनर्जी दी, कोई एनर्जी इसने ली इस सिस्टम ने, तो उस एनर्जी को हम कहते हैं लेटिस एनर्जी। आप जानते हैं किसी भी आयनिक सॉलिड के फॉर्मेशन में जो एनर्जी निकले या फिर आयनिक सॉलिड को आयंस में ब्रेक करने पर जितनी एनर्जी दी जाए उसको हम क्या कहते हैं, लेटिस एंथैल्पी कहते हैं। तो यहाँ पर इस एक्शन में जो एंथैल्पी लगी दैट इज कॉल्ड डेल्टा एच, लेटिस एंथैल्पी। क्लियर है। और यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि आप ब्रेक कर रहे हो आयन को, तो डेल्टा एच किस में होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर हो गई ये बात। अब दूसरी चीज क्या आई, अब हाइड्रेशन हुआ, हाइड्रेशन हुआ आयन का, एक बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, आप ये कह सकते हैं ऑक्सीजन में और कैटायन के बीच में। तो यहाँ पर कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर निकलेगी, तो इसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होगी बेटा, पॉजिटिव होगी। ये क्या होगी, सॉरी यहां पर एनर्जी देनी पड़ रही थी, इट विल बी पॉजिटिव एंड इट विल बी नेगेटिव। ये क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। तो टोटल सॉल्युबिलिटी में, सॉल्यूशन बनने में जो एंथैल्पी लगेगी वो क्या होगी, एडिशन ऑफ दिस एंड दिस। ये क्लियर हो गया। तो दो तरह की एनर्जी काम करती है किसी भी सॉलिड को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करने में। एक तो लेटिस एंथैल्पी लग रही है अगर आप आयनिक सॉलिड डाल रहे हो, और साथ में लग रही है हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। अब अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, किससे, दो कंडीशन हो सकती है ना यहाँ पे, हाइड्रेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन और इक्वल टू है डेल्टा एल एच के, तो क्या होगा, सॉल्यूशन की जो एंथैल्पी होगी बेटा, अगर डेल्टा एच हाइड्रेशन ज्यादा है जो कि है नेगेटिव में, इट इज इन नेगेटिव और इट इज इन पॉजिटिव, ठीक है, अगर ये ज्यादा है तो डेल्टा सॉल्यूशन की एंथैल्पी क्या होगी, लेस देन जीरो होगी, लेस देन जीरो होगी। यानी कि लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव होगी। अगर नेगेटिव है यानी कि इंटरेक्शन बहुत अच्छा बन रहा है, एनर्जेटिकली फेवरेबल है, तो यहाँ पर डिसोल्यूशन होगा, यहाँ पर डिसोल्यूशन होगा, बढ़िया वाला डिसोल्यूशन हो जाएगा सॉलिड का लिक्विड के अंदर। लेकिन अगर डेल्टा एच हाइड्रेशन कम है डेल्टा एल एच से, यानी कि लेटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा हो, अगर इफ इट इज टू लार्ज देन हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो जब आपने इसके अंदर सॉलिड डाला तो ये आयन में नहीं टूटा, अगर टूटा भी तो ये कंपनसेट नहीं कर पाई हाइड्रेशन एनर्जी इसको, तो यहाँ पर डेल्टा सॉल्यूशन एच इज ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ पर डिसोल्यूशन बेटा पॉसिबल नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई, एंथैल्पी के टर्म में ये बात समझ में आई है। एंथैल्पी के टर्म में आपको ये बात समझ में आ रही है कि भाई अगर किसी भी आप आयनिक सॉलिड को किसी सॉल्वेंट के अंदर डालते हो तो वहां पर दो एनर्जी काम करती हैं, एक लेटिस एंथैल्पी होती है और एक हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, और उनके सम से ही आपकी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बनती है। क्लियर हो गया ये। अब हम इसको टेम्परेचर के कंटेक्स्ट में समझते हैं। देखिए ये दो कंडीशन हो सकती हैं, मतलब ये जो रिएक्शन होगी ये एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, कैसी है, एक्सोथर्मिक है, यानी कि डेल्टा एच यहाँ पर क्या है बेटा, नेगेटिव है, और आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो। टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो ली चैटलियर प्रिंसिपल लगेगा, एंड अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी जिधर टेम्परेचर कम हो। लेकिन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखें तो इधर एनर्जी निकल रही है, इधर तो ऑलरेडी टेम्परेचर ज्यादा है, तो रिएक्शन कैसे जाएगी, रिएक्शन विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सोथर्मिक के केस में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी।
सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। वहीं अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूं, इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक टेम्परेचर को डिक्रीज करूं, तो रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर उधर जाएगी जिधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये केस हुआ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालने पर जो सॉल्यूशन बन रहा है वो रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है, ठीक है। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तब क्या होगा? अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तब क्या होगा, देखते हैं। टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हो एंडोथर्मिक रिएक्शन में तो ली चैटलियर प्रिंसिपल लगेगा और रिएक्शन उस साइड जाएगी जिधर टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट साइड टेम्परेचर, सॉरी रिएक्टेंट साइड टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो रिएक्शन क्या होगी बेटा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। इन केस ऑफ एंडोथर्मिक, in case of endothermic, if your solution formed and endothermic reaction takes place, ठीक है। अगर टेम्परेचर यहां पर आप डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन उस साइड जाएगी जिधर टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। टेम्परेचर यहां पर रिएक्टेंट साइड ज्यादा होता है, ये माइनस क्यू इधर लिखा ना, इसका मतलब प्लस क्यू है साइड, तो रिएक्शन क्या होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? सॉल्युबिलिटी हो जाएगी डिक्रीज। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? टेम्परेचर का इफेक्ट समझ में आ गया? मैंने आपको क्या बताया कि जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं, हम सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं, तो वहां पर रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है। ये किस चीज पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इस बात पर कि लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी कितनी है किसी भी सॉल्यूट की, राइट। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ेगा। अगर हम प्रेशर की बात करें इन केस ऑफ सॉल्यूट, जब हम डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट के अंदर, तो यहाँ प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जो सॉल्यूट होता है वो क्या होता है बेटा? सॉलिड इन लिक्विड वाला जो सॉल्यूशन होता है ये हाईली इनकम्प्रेसिबल होता है नेचर में। कैसा होता है? हाईली इनकम्प्रेसिबल होता है नेचर में। इस वजह से प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जब हम सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया? ये सॉल्युबिलिटी समझ में आ गई सॉलिड इन लिक्विड की। जल्दी से करेंगे इसको कॉपी। हाँ जी, अब हम बात करेंगे कि गैस को लिक्विड में जब डिसॉल्व करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, राइट। अब फैक्टर्स की अगर बात करें तो पहला फैक्टर हमारा क्या था कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखिए, अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस भी पोलर और नॉन पोलर होती है। अगर नॉन पोलर गैस की बात करूं मैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, ये क्या है? नॉन पोलर गैस है। ये नाइट्रोजन है। तो ये नॉन पोलर जो गैस है वो कम सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर, बिकॉज वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। तो वाटर क्या है हमारा? एक पोलर सॉल्वेंट है। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। और इसके अंदर अगर मैं नॉन पोलर गैसेस डिसॉल्व की, नॉन पोलर गैस की बात करूं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा? कम होती है, लेस होती है। सॉल्युबिलिटी इज लेस, राइट। लेकिन अगर मैं वही पोलर गैस की बात करूं, जैसे कि अमोनिया हो गया, CO2 हो गया, पोलर गैसेस जैसे कि अमोनिया हो गया, CO2 हो गई, इनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी? मोर होगी कंपैरेटिव टू नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये हम जानते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, राइट। अब अगले फैक्टर की तरफ चलते हैं, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर? गैस को हम डिसॉल्व कर रहे हैं किसके अंदर? लिक्विड के अंदर, और हमें मिल रहा है एक सॉल्यूशन जिसके अंदर गैस लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है।
तो यहाँ पर अगर आप हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। देखिए सिंपल सा एक फंडा है कि टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करते हो तो गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल विल इंक्रीज एंड क्या करते हैं वो लिक्विड को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, एस्केप आउट हो जाते हैं। इसका मतलब जो सॉल्युबिलिटी है टेम्परेचर बढ़ाने पर, सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा? डिक्रीज होती है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। आपने पढ़ा भी होगा और देखा भी है, जैसे कि जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल से क्या करते हो, फ्रिज के अंदर ही स्टोर करते हैं ना, ठंडे में ही स्टोर करते हैं ना, जिससे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बनी रहे, राइट, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहे। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रेशर की बात करते हैं। देखिए जब आप किसी कंटेनर के अंदर, मान लीजिए यहाँ लिक्विड है, लिक्विड भरा हुआ है और यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल हैं, क्लोज्ड कंटेनर में ही होंगे, तो अब कोई प्रेशर लग रहा है इस पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लेती हूँ अभी, और वो प्रेशर मान लीजिए P1 है और ये गैस है और ये लिक्विड है। और क्या होता है कि ये दोनों थोड़ी देर बाद क्या आ जाते हैं, कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। क्या होते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। जितने मॉलिक्यूल गैस के अंदर डिसॉल्व होते हैं उतने ही मॉलिक्यूल लिक्विड को छोड़कर गैसियस कंडीशन में आ जाते हैं। तो इनके बीच में क्या होता है? एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। अब आपने क्या किया? प्रेशर को इंक्रीज किया। प्रेशर को इंक्रीज किया, मान लो अगर प्रेशर को इंक्रीज किया तो ये पिस्टन है, इसको मैं पिस्टन कर देती हूँ और ये मूवेबल पिस्टन है, ठीक है। अब जब ये पिस्टन नीचे की तरफ चलेगा, ये इसकी इनिशियल कंडीशन थी, अब ये पिस्टन यहाँ आ गया, मान लो इस जगह पर आ गया पिस्टन, कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया। अब जब पिस्टन यहाँ आया तो क्या हुआ? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द सॉल्यूशन इंक्रीज हो गए। भाई जब आपने यहाँ से प्रेस किया तो बहुत कम एरिया मिल रहा है अब किसको? गैस को मूव करने के लिए। तो इस एरिया में पहले मान लो इस एरिया के अंदर 10 मॉलिक्यूल थे। अब अब एरिया कितना था? एरिया ज्यादा था। अब आपने एरिया को कम कर दिया तो वो 10 मॉलिक्यूल अब क्या है? उस कम एरिया में रह रहे हैं। तो ज्यादा मॉलिक्यूल आकर इसकी सरफेस को, सॉल्यूशन की सरफेस को स्ट्राइक करेंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल आकर स्ट्राइक करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी गैसियस मॉलिक्यूल की, क्योंकि उनकी टेंडेंसी क्या होगी? एंटर करने की होगी लिक्विड के अंदर। क्लियर हो गया? हेंस इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। और अब एक नया इक्विलिब्रियम यहाँ पर क्या होगा? स्टेब्लिश हो जाएगा इस पर्टिकुलर प्रेशर पे। तो जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाते हैं बेटा? इंक्रीज हो जाते हैं ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये बात क्लियर हो गई? तो टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हो तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है इन केस ऑफ गैस, और अगर प्रेशर बढ़ा रहे हो, क्योंकि गैस जो होती है वो कंप्रेसिबल होती है नेचर में, तो प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा, और प्रेशर बढ़ाने पर जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज। गैस की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी को समझने के लिए हम एक लॉ पढ़ते हैं, दैट इज हेनरीज लॉ। हेनरी ने एक लॉ दिया था जो एक्सप्लेन करता है गैस की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड के अंदर। इसे पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। इसके सारे एप्लीकेशंस को हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।